हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 की तैयारी हिंदी मीडियम से करवाते हैं। इससे पहले मैंने और भी वीडियो अपलोड की हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो उन वीडियो को भी देख लें, जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। चलिए देखते हैं इस वीडियो में आज हम देखेंगे शिक्षण के विभिन्न स्तर, डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग। शिक्षण के विभिन्न स्तर से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम इनको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हमारे 1 या 2 क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएंगे। चलिए देखते हैं शिक्षण के विभिन्न स्तर, डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम करना होता है। इससे पहले जो वीडियो मैंने डाला था उसमें शिक्षण को मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, तो उसमें भी बताया है शिक्षण का मेन उद्देश्य होता है अधिगम यानी लर्निंग। शिक्षण और अधिगम दोनों अवधारणाएं हैं और एक दूसरे से परस्पर जुड़ी हुई हैं। शिक्षण और अधिगम एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों को सीखने के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना है तथा उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करना होता है। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विषय वस्तु को पढ़ाया जाता है। शिक्षण के 3 स्तर हैं। शिक्षण के मेन 3 स्तर हैं। ये स्तर बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले देखते हैं स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल, अवबोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल, थर्ड चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। सबसे निम्न स्तर लो लेवल होता है हमारा मेमोरी लेवल, उसके बाद मिडिल लेवल होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल और हमारा हाई लेवल होता है चिंतन स्तर या विमर्शी स्तर भी इसे कहते हैं, यानी रिफ्लेक्टिव लेवल। ये तीनों स्तर यहाँ दिए गए हैं। अब आगे हम इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है स्मृति स्तर। ये हमारा लो लेवल है यानी निम्न स्तर का लेवल है। यह मेमोरी लेवल किसने दिया? तो स्मृति स्तर हर्बर्ट ने दिया। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि इस किस लेवल को किसने दिया है, तो स्मृति स्तर को हर्बर्ट ने दिया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। इस स्तर को शिक्षण का निम्न स्तर माना जाता है। इस स्तर पर सोचने की क्षमता कोई भूमिका नहीं निभाती है। यह तथ्यों को रटने, कंठस्थ और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है और छात्र की भूमिका गौण होती है। इसमें अध्ययन सामग्री व्यवस्थित और पूर्व नियोजित है। शिक्षक एक क्रमबद्ध क्रम में अध्ययन सामग्री प्रस्तुत करता है। इस स्तर पर मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से मौखिक, लिखित और निबंध प्रश्नों की परीक्षा को शामिल किया जाता है। तो स्मृति स्तर क्या है? स्मृति स्तर
हर्बर्ट ने दिया है और यह लो लेवल का हमारा स्तर है। इसमें यह नर्सरी लेवल का है। नर्सरी क्लास के बच्चे को हम क्या सिखाते हैं, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, तो हम उन्हें रटना सिखाते हैं और वो रट कर ही याद करता है, क्योंकि उसमें समझने की शक्ति नहीं होती। और यह एक टीचर सेंट्रिक लेवल है, क्योंकि इसमें शिक्षक की भूमिका मेन होती है और स्टूडेंट की शिक्षा इसमें गुण रहती है। इसके बाद देखते हैं समर्थी स्तर के गुण। इसके गुण क्या क्या हैं। इस स्तर के शिक्षण में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वह विषय वस्तु का चुनाव करने और उसकी योजना बनाने और उसे अपनी इच्छा से प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होता है। यह पहले भी ऊपर भी बताया है कि इसमें टीचर की भूमिका मेन होती है और टीचर अपने अकॉर्डिंग ही विषय वस्तु का चुनाव करता है। यह निम्न स्तर के लिए होती है। थर्ड है समर्थी स्तर के बाद ही अवबोध स्तर पर पहुंचा जाता है। तो पहले समर्थी स्तर लो लेवल, फिर मिडिल लेवल, अवबोध स्तर और हाई लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल यानी चिंतन या विमर्शी स्तर। उसके बाद आता है हमारा समर्थी स्तर के दोष। अगर कोई भी स्तर है उसके गुण हैं तो उसके दोष भी होंगे। तो आइए देखते हैं दोष क्या क्या हैं। पहला है समर्थी स्तर शिक्षण में बुद्धिमत्ता का कोई महत्व नहीं है, इसमें प्रेरणा की कमी है। बुद्धिमत्ता का कोई महत्व नहीं है। क्यों महत्व नहीं है? क्योंकि जो बच्चा नर्सरी क्लास का है वो क्या करेगा, कोई कुछ भी हम उसे सिखाएंगे तो वो सिर्फ रटेगा, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ठीक है। तो इसमें बुद्धिमत्ता का कोई महत्व नहीं है। सेकंड पॉइंट, विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन में रखा जाता है। जो स्टूडेंट होता है उसे कठोर अनुशासन में रखा जाता है। इस स्तर पर छात्र रट कर सीखता है, इसलिए प्राप्त किया गया ज्ञान वास्तविक जीवन की स्थितियों में मददगार साबित नहीं होता, क्योंकि यह छात्रों की प्रतिभा को विकसित नहीं करता। इसमें क्या है, जो भी स्टूडेंट्स है इस लेवल का स्टूडेंट्स रट कर सीखता है, इसलिए उसका जो हमारी रियल लाइफ है वह उसमें यह मददगार साबित नहीं होता। उसके बाद आता है हमारा सेकंड, अवबोध स्तर या ग्रहण शक्ति स्तर भी कहते हैं। इसके दो नाम हैं, अवबोध स्तर या ग्रहण शक्ति स्तर, और इंग्लिश में इसे अंडरस्टैंडिंग लेवल भी कहते हैं। अवबोध स्तर किसने दिया, ये भी कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। तो अवबोध स्तर मॉरिसन ने दिया। इसमें तथ्यों को न केवल याद रखना बल्कि समझना भी होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, शिक्षण के इस स्तर पर शिक्षक छात्रों को सिद्धांतों और तथ्यों के बीच के संबंध के बारे में समझाता है और उन्हें सिखाता है कि इन सिद्धांतों को कैसे लागू किया जाए। यह छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए अधिकतम अवसर प्रदान करता है। इसमें मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से निबंध प्रकार के प्रश्न, लघु उत्तरीय या वस्तुनिष्ठ प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं। तो सेकंड हमारा है अवबोध स्तर या अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसमें बच्चे को
तथ्यों को न केवल याद रखना बल्कि उसे समझाते भी हैं। शिक्षण के इस स्तर पर शिक्षक को किसी भी दो चीज़ों के बीच के संबंध का फर्क समझाते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि इसको लागू किस तरह किया जाए, तो इसमें बच्चे का बौद्धिक विकास भी होता है। और इसकी जो मूल्यांकन प्रणाली है उसमें निबंध प्रकार के प्रश्न और लघु उत्तरीय या वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी MCQ आदि सम्मिलित किए जाते हैं। बोध स्तर के गुण, इसके गुण देखते हैं। इस स्तर पर प्राप्त ज्ञान शिक्षण के चिंतनशील स्तर का आधार बनता है। जिस बच्चा अबोध स्तर पर जो नॉलेज लेगा उसका आधार चिंतनशील स्तर पर दिखेगा। यहाँ शिक्षक एक सुसंगठित अनुक्रमिक रूप में छात्रों के सामने विषय वस्तु प्राप्त करता है। इसमें शिक्षक क्या करेगा? सुसंगठित अनुक्रमिक मीन्स जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ाना होगा तो उसे स्टार्टिंग से शुरू करेगा और लास्ट तक हमें सिखाएगा। जैसे हमें कोई भी चैप्टर टीचर हमें समझाता है तो उसे हम शुरू से समझेंगे और उसको स्टेप वाइज हम टीचर लेकर चलेगा। उसके बाद है छात्र रट्टा मार कर नहीं सीखते। यहाँ वे तथ्यों और सूचनाओं और उनके उपयोग और उद्देश्य को समझकर सीखते हैं। जो मेमोरी लेवल में बच्चा रट्टा मार कर सीखता था, यहाँ वह तथ्यों को समझकर सीखता है। अवबोध स्तर के हमने इसके गुण देखे, अब अवबोध स्तर के अवगुण देखते हैं। इस स्तर में शिक्षण अधिगम सामग्री पूरी तरह से नियंत्रित व नियोजित होती है, जिसमें शिक्षक और छात्र को एक सीमित दायरे में रहना पड़ता है। इस लेवल में जो अधिगम सामग्री है वह पूरी तरह कंट्रोल और पहले से ही प्लान होती है, जिसके कारण टीचर और स्टूडेंट को एक लिमिट में रहना पड़ता है। उससे ऊपर कुछ भी नहीं करवा सकते। उसके बाद है इस तरह का स्तर विद्यार्थी केंद्रित नहीं होता, यह विषय केंद्रित होता है। यह स्टूडेंट सेंट्रिक नहीं होता बल्कि यह विषय सेंट्रिक होता है। उसके बाद आता है थर्ड स्तर हमारा चिंतन या विमर्शी स्तर यानी रिफ्लेक्टिव लेवल। चिंतन स्तर किसने दिया? तो चिंतन स्तर हंट ने दिया। यह शिक्षण का उच्चतम स्तर माना जाता है। यह टीचिंग का हाई लेवल है। छात्र स्मृति स्तर और समझ के स्तर से गुजरने के बाद इस स्तर को प्राप्त करता है। पहले ये नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट सीधा रिफ्लेक्टिव लेवल पर पहुंच जाए, उसको पहले दोनों स्तरों से गुजरना पड़ेगा, तब थर्ड लेवल पर पहुंचेगा। पहले मेमोरी लेवल, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल और लास्ट जो हमारा हाई लेवल है रिफ्लेक्टिव लेवल। यह शिक्षण का समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है। यह प्रॉब्लम सेंट्रिक लेवल है। इस स्तर के शिक्षण में शिक्षण की भूमिका लोकतांत्रिक है। वह छात्रों पर ज्ञान को लागू नहीं करता बल्कि उनकी प्रतिभा और क्षमताओं को विकसित करता है। इसमें यह नहीं है कि टीचर अपनी मनमानी कर सकेगा। इसमें टीचर छात्रों की प्रतिभा और उनकी क्षमताओं को विकसित करता है। यह स्तर विचारशील
स्तर की शक्ति को विकसित करता है ताकि शिक्षार्थी तर्क के द्वारा जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकें। ये हमारा हाई लेवल है, तो इसमें स्टूडेंट्स की थिंकिंग पावर भी डेवलप होती है, जिससे वो चीज़ों को देखकर समझ सकता है और अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम है उसको वह सोल्व कर सकता है। शिक्षण पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। इसमें निबंध परीक्षा के साथ मनोवर्ती विचार और भागीदारी का भी मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें निबंध परीक्षा जैसे IAS की परीक्षा होती है, उसमें जो निबंध या ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं वो इसी चिंतनशील स्तर पर आधारित होते हैं। आइए देखते हैं चिंतनशील स्तर के गुण। सबसे पहले है, इस स्तर पर शिक्षण समर्थी या समझ स्तर पर शिक्षण की तुलना में अत्यधिक विचारशील और उपयोगी है। यह शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण है। यह स्टूडेंट सेंट्रिक लेवल है। इसमें समस्या सुलझाने की क्षमता का विकास होता है। यह स्तर स्वप्रेरणा पर आधारित होता है। इसमें बच्चा अपनी स्वयं की जिम्मेवारी पर अपना काम करता है और खुद ही कोई भी प्रॉब्लम आती है उसे सुलझाने की कोशिश करता है। अब देखते हैं चिंतन स्तर के अवगुण। यह छोटे बच्चों निम्न वर्ग के लिए नहीं होती है, क्योंकि इसमें सोचने समझने की शक्ति विकसित होती है, तो यह छोटे बच्चों के लिए नहीं होती। यह स्तर उन्हीं विषयों तक सीमित रहता है जिनमें समस्या समाधान विधि द्वारा प्राप्त करना संभव होता है। इस स्तर में छात्रों को अपने ढंग से ज्ञान प्राप्त करने की आज़ादी होती है। इसके कारण वे अपने लक्ष्य से भटक भी सकते हैं। तो इस स्तर में छात्र अपनी उनकी जिम्मेवारी होती है कि वो अपना सिलेबस या अपना मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, और इन तीनों को अच्छी तरह से हमने समझा भी, इसके गुण अवगुण भी देखे। तो फ्रेंड्स, आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आपको कोई डाउट है इसमें, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। मैं आपके डाउट को दूर करने का प्रयास करूँगी। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसको हमें अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और इस चैनल पर और अधिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही से शेयर भी करें। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।